हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइट में। और इस चैनल का नाम हमने मिशन सचिवालय 2025 से बदल कर राधे जीएस इनसाइट कर दिया है। और इस पे जीएस से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए सारे कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम से लेकर पीसीएस तक की जितने भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं, उसमें जितने भी वो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग ऑनलाइनर फॉर्मेट में देख रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग राज्य व्यवस्था से संबंधित तो प्रश्नों को संसदीय समितियाँ विभिन्न प्रस्ताव से पहले तक का देख लिए हैं। तो आज हम लोग इससे आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं कि वह अस्थाई समिति। और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके, और जब भी नया कोई वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो पहला प्रश्न है, वह अस्थाई समिति जो संसद के प्रत्येक सदन में होती है तो क्या होती है? तो याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और व्यापार परामर्शदात्री समिति। अगला प्रश्न है, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया, तो ये कौन समिति थी? तो ये रामनंदन समिति थी। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद की चयनित सदस्यों की एक समिति क्या है? तो ये लोक लेखा समिति है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। तो क्या होता है? तो ये अविश्वास प्रस्ताव होता है। और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में इसको नहीं लाया जाता है। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों का अभिरक्षक है कौन है? तो ये पीठासीन अधिकारी है। अगला प्रश्न है कि संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे के क्षतिग्रस्त शुरू से पढ़ते हैं इसको। संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान की अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरसन, परिवर्तन या हेर फेर करने के लिए नहीं कर सकती। यह मामला जो उपरोक्त कथन से संबंधित है, ये क्या है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष कब आया था? तो 1951 में। कब आया था? 1951 में कार्यान्वित हुआ, जिसके माध्यम से भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों को वैधता से संबंधित प्रावधान बनाया गया है। ये कब आया था? 1951 में आया था। यहाँ एक प्रश्न और पूछता है कि जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता संबंधित प्रावधान के लिए कौन सा संविधान संशोधन था? ये पहला संविधान संशोधन था और 1951 में आया था ये। अगला प्रश्न है कि प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई क्या? तो ये 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। वह मामला जिसमें निर्णयन के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ, तो ये कौन सा था? तो चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य था। भारतीय संविधान में संशोधन लाने की पद्धतियाँ कितनी हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। लोकलेखा समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकलेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति की समीक्षा करता है कौन? तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। विशेषाधिकार समिति के सदस्य होते हैं कितने? तो ये 15 ही होते हैं इसमें विशेषाधिकार समिति के सदस्य। सूचना और तकनीकी की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं कौन? तो ये शशि थरूर। चूँकि ये पुराना प्रश्न है, तो वर्तमान में जब ये शशि थरूर उस समय सूचना और तकनीकी स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे, उस समय का है। वह अनुदान जिसके संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोकलेखा समिति को अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, तो ये क्या है? तो ये अधिक अनुदान है। क्या है ये? ये अधिक अनुदान है।
अगला प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। संसद की लोकलेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है कौन? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने सीमित किया है क्या? तो स्थगन प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद रखी जा सकती है क्या? तो विश्वास प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संदर्भी संबंध किससे है? तो संघीय बजट से है। संसदीय समिति गठित नहीं की गई है किसमें? तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान कौन करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारत संचित निधि से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। वह समिति का अध्यक्ष समांतर विपक्षी दल से होता है कौन? तो ये लोकलेखा समिति होता है। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक क्या है? तो संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत। संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया कब? तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया। 1992 में संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारें, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है, ये कब कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 73 अर्थात 73वां संविधान संशोधन था। संविधान के 103वें संशोधन के जरिए भारत में पारित क्या किया गया? तो आर्थिक आरक्षण। भारत के संविधान के 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। भारतीय संविधान के 1989 ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, ग्राम विकास अधिकारी, यूपीएसआई, एसएससी सिविल, एसएससी सीजीएल, यहाँ तक पीसीएस में भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जितने भी प्रश्न हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते जाइए। संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है तो दल बदल से है। भारतीय संविधान के 44वें 44 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। और ये भी प्रश्न देखिए, एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी एसएससी सीजीएल, तो कहने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि सारे के प्रश्न ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही गए हैं और आगे भी एग्जाम में यही प्रश्न सब रिपीट होने की प्रबल संभावना रहती है। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 के प्रावधान को कवर करता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे स्थापित किया गया था कब? तो 24वें संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति वर्णित है किसमें? तो अनुच्छेद 368 में है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद की इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली कब? 9 अगस्त 2019 को। वह संशोधन जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो यह 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 था। अगला प्रश्न है कि वह संशोधन जिसमें पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की गई, तो ये 73वां संविधान संशोधन था। सिक्किम को भारतीय संघ में 36 संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था।
1987 में 56वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधित संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के 100वें संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया, जो कि 2015 में आया था। ये 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 1वें संशोधन के रूप में पेश किसे किया गया था, तो वस्तु एवं सेवा कर, जिसे GST के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल कब किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे लागू किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत अर्थात 42वें संशोधन अधिनियम को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। अर्थात 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता किसमें, तो न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों में संशोधित नहीं किया जा सकता है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित किससे, तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वो संवैधानिक संशोधन जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। वह संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया, तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों ऊपरी और निचले सदन में पारित होता है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया कब, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं की आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया कब, तो ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम था। संविधान का 96 अर्थात 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या था, तो उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। मई 2015 का संविधान संशोधनों में कुल संख्या कितनी थी, तो 100 थी। संविधान का वह संशोधन जो सरकार को निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है, कौन है, तो ये 93वें संशोधन है। संविधान का 99वां संशोधन के बारे में क्या है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के बारे में है। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है, कौन था, तो 7वां संवैधानिक संशोधन था, जो कि 1956 में आया था। पंचायत में महिलाओं को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया किसमें, तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल पर नया भाग कितना है भाई, ये 14 है। एक मिनट। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल पर नया भाग 14A से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया कब, किसमें, तो 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तित करने वाले संवैधानिक संशोधन का अधिनियम क्या था, तो 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद शब्दों को जोड़ा गया था। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया कब, तो वर्ष 1992 में किया गया था। अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य, कौन है, तो अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत
उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया क्या? तो अनुच्छेद 31A को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया था क्या? तो बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह के वाद में। अगला प्रश्न है 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या जोड़ा गया? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। वह संवैधानिक संशोधन जिसने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, कौन सा था? तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था। भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया क्या? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6-5 के निर्णय द्वारा गोलकनाथ। अगला प्रश्न ये है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 6-5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसके उद्देश्य अधिशासी मंडल कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था, कौन सा था? तो 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम था। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, कौन था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। वह ऐतिहासिक मामला जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी, कौन सा था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने 7-6 के बहुमत अर्थात 7-6 अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है किसमें? तो लोकसभा में। संशोधन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। एक मिनट। सॉरी, थोड़ा यह गलत हो गया था। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को पेश किया जाता है कहाँ? तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान का 7वां अध्याय जिसे 1956 में संशोधित किया गया था, तो वो भाग बी राज्यों के विषय में है। संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, अर्थात 1976 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था। और ये दहेज निषेध अधिनियम को ही दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ जो कि 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ था। और दहेज निषेध अधिनियम में ही प्रथम संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों का एक साथ अधिवेशन इसी अधिनियम के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है कि वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया कौन सा था? तो ये 69वां था, अर्थात 69th।
वह संविधान संशोधन अधिनियम जो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है, कौन सा था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन द्वारा भाग 9B जोड़ा गया, किसके माध्यम से? तो ये 97वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद में पारित कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019 को। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां सब जोड़ा गया, कब, कौन सा था? तो ये 97वें संवैधानिक संशोधन था। 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2002 में किया गया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन था। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया क्या है? तो समान आचार संहिता। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन उत्तरदायी हैं कहाँ, किसके लिए? तो राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए। अगला प्रश्न है कि संविधान का 52वां अर्थात 52 संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो ये दल बदल से संबंधित है। चौरासीवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष कौन सा है? तो ये 2026 है, अर्थात 2026 तक की जनगणना के अनुसार, मतलब जो भी जनगणना होगा 2026 के मतलब जनसंख्या के अनुसार ही होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा 2026 के मतलब लोकसभा में सीटों की जितने भी संख्या बढ़ाया जाएगा ना, 2026 के बाद से जो जनगणना होगी उस जनगणना के अनुसार लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित कौन सा है? तो 79 अर्थात 79वां संवैधानिक संशोधन है। भारत के संविधान का 93वें संशोधन संबंधित किससे है? तो केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण से। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है क्या? तो संविधान संशोधन विधेयक। भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है क्या? तो सामान्य बहुमत से। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है किसके द्वारा? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन के द्वारा इसकी पहल की जा सकती है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची के विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से? तो ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए, किससे? तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा कब जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को वर्ष 2019 कब? तो इसे 2019 में पारित किया गया, तो जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2002 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था और यह कर्नाटक राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए है। अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89 अर्थात 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। संविधान का 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 में
में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। संविधान का 127वां विधेयक 2021 में लोकसभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के द्वारा। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या शामिल किया गया था? तो इसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि 42वें संशोधन अधिनियम 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके एक राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। 124वें संविधान संशोधन के अनुसार शैक्षणिक स्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत कितना है? तो 10% है। यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में 7वां संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को सैद्धांतिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। यह 7वां संशोधन था। भारत के संविधान के किस अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों को प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त किया? तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में जो आया था। भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो ये 88वां संविधान संशोधन था। भारत के संविधान के कौन से संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? तो कौन सा था? ये तो चौथा संशोधन था। यह किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये 56वां संविधान संशोधन था। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन, दीव और भारत को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? कौन सा था? तो ये 12वां संविधान संशोधन था। अगला है कि भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो ये 1951 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी अब पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो ये 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया गया। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो ये 22 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन किससे क्या प्रदान करता है? तो भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना था, जो कि 2015 में आया था। 1946 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में सुधार किया गया था। दल बदल विरोधी कानूनों को शामिल किया गया था। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में भारतीय संविधान में 9A कौन सा है? तो 9A भाग जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान का 100वें संशोधन को मंजूरी भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी। तो उस समय भारतीय के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है। तो कौन सा संशोधन था? तो 24वां संशोधन था। 24वां संवैधानिक संशोधन था। अगला प्रश्न है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा था। किस भाग को? तो भाग 9 को जोड़ा था।
एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। भारत के संविधान में 101वें संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित कब किया था? किसके लिए किया था? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2002 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी? तो ये कौन जाति है? तो गौड़ अब अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो संविधान का 94वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2006 में आया था। एक मिनट। अगला है कि संविधान का 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में आया था। ये किससे संबंधित? अनुच्छेद 164 से संबंधित है। और उसके बाद से 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 ये अनुच्छेद 334 से संबंधित है। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ये 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। और 103वां संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में आया था ये अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया था इसके माध्यम से। अगला प्रश्न वरीयता क्रम से है। तो भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए कब पारित किया था? तो ये दिसंबर 2019 में। राज्यों के राज्यपाल के पारिश्रमिक और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो केवल भारतीय संसद के पास। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। अगला प्रश्न अब राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली से है। तो इसमें पहला टॉपिक राज्यपाल है। तो राज्यपाल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे ऑनलाइनर फॉर्मेट में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। भारत के संविधान के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध संविधान के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है भारत के किसी राज्य क्या है? तो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है किसके में? तो राज्यपाल में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका का एक अंग क्या है? तो राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो यह अनुच्छेद 154 के माध्यम से। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन थे? तो वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान। ये चूंकि पुराना प्रश्न है जो उस समय आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल थे, लेकिन ये आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के राज्यपाल हैं वर्तमान में। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 155 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है किसको? तो राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है। और यहीं आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान से संबंधित आर्टिकल 272 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह कौन होता है? तो ये राज्य मंत्रिपरिषद होती है। अगला प्रश्न है भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2 ही कंडीशन होते हैं कि पहला कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो और वो एक भारत का नागरिक हो। हालांकि सरकार एक मिनट कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य के गवर्नर, अगला प्रश्न है
राज्य के गवर्नर नियुक्ति की जाती किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं किसके माध्यम से? तो प्रधानमंत्री के सुझाव पर। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा वह पद्धति जिसके द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, तो ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राज्य के राज्यपालों के पास है। भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या है? तो पहला है कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए और वह भारत का नागरिक हो। अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त की जाती है, तो पंजाब के राज्यपाल की। राज्य विधान परिषद का स्थगन कर सकता है कौन? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 213 में। और 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख ये राज्यपाल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के अंतर्गत क्या आता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आता है। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संज्ञेय उपलब्धियां और भत्ते होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। अगला प्रश्न है, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए एक विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है कौन? तो ये होता है राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद जिसमें एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, ये सिक्किम राज्य है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है कौन? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था तो रघुकुल तिलक। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो राज्य की विधायिका द्वारा। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने, अपना पदभार ग्रहण करने में पहले राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान करता है कौन सा है? तो 153 अर्थात 153 राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान करता है। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत मतलब कौन करता है? तो राज्यों के राज्यपाल करते हैं और 165 के तहत। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाला राज्यपाल कौन थे? तो ये पद्मा नायडू थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। भारत के किसी
राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होते हैं। कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर सीतारमैया। अगला प्रश्न राज्य के विधानमंडल से है। तो वह राज्य जिसमें विधान परिषद है तो कर्नाटक है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें कि अपना उत्तर प्रदेश भी आता है, बिहार आ जाता है, महाराष्ट्र आता है और शायद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आते हैं। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। तो विधानसभा में 60 कम से कम 60 होते हैं और अधिकतम 500 होते हैं। अब हालांकि अपवाद स्वरूप 2-3 ऐसे राज्य हैं जिनमें 60 से भी कम है, जैसे कि गोवा हो गया, सिक्किम हो गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को प्रमाणित कौन करता है? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है और यही केंद्र में होता है, तो इसको प्रमाणित लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के किस राज्य विधानसभा में 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियां, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया गया था? तो कौन सा राज्य था? तो आंध्र प्रदेश था। जब भारत की तरफ विधानमंडल के 2 सदन हो तो इससे क्या कहा जाता है? तो द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। अर्थात जिस राज्य में विधान परिषद होता है वहाँ उस राज्य को द्विसदनीय विधानमंडल भी कहा जाता है। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री कौन थे? तो पवन कुमार चामलिंग। वह राज्य जिसमें विधान परिषद है तो ये आंध्र प्रदेश है। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है तो दिल्ली है। वह भारतीय राज्य जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है तो तमिलनाडु है। हालांकि है तो कई राज्यों में, लेकिन ऑप्शन में देखने के बाद से वो पता चलेगा कि किस किस राज्यों में नहीं है। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव आयोजित कराता है कौन? तो भारत चुनाव आयोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं कितने? तो 403 होते हैं। जिला योजना समिति संरचना निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? तो राज्य विधायिका के द्वारा इसको निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसको है? तो इसे संसद को है। किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे समर्थित होना चाहिए। तो सदन की बहुमत संख्या द्वारा, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत के द्वारा। वह राज्य जिसमें द्विसदनीय विधायिका है तो बिहार है। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो तो वह अपना त्यागपत्र अपना हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित सौंपेगा किसको? तो राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष को। राज्य विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति कितनी होती है? तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। वर्ष 1956 में पुनर्गठित राज्यों की द्विसदनीय विधायिका थी। कितनी थी? तो 55 थी। 5 थी। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है तो किसी राज्य का विधानमंडल। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकता है तो अधिकतम कितने माह के लिए? तो 4 माह के लिए। चूँकि वो पहली दफ़ा ये 3 माह के लिए रोक सकता है और उसके बाद सुझाव के बाद से जब भेजता है तो पुनः विधानसभा में जब आ जाता है तो उसके बाद से 1 माह तक के लिए अधिकतम रोक सकता है, अर्थात 3 और प्लस 1 कुल 4 माह के लिए रोक सकता है यह। अगला प्रश्न है कि विधानसभाओं को विघटन के बाद उसका स्पीकर पद पर बना रहता है कौन? तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। अगला प्रश्न है कि विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन अधिवेशन को स्थगित कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है।
राज्य की विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया, कौन था? तो ये पश्चिम बंगाल था। महाराष्ट्र राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हैं। जनवरी 2021 तक स्थिति के अनुसार उच्च सदन, जिसे राज्य विधान परिषद कहा जाता है, तो कुल कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो 6। अभी हमने बताया कि बिहार इसमें आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और ये आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 किससे? तो 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। राज्य की विधान परिषद में कुल सदस्यों के नामित करने की शक्ति रखता है कौन? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। कर्नाटक राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो 75 सदस्य हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी, जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 10% से अधिक नहीं होगी। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना प्रतिशत? तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो 1 मनोनीत सदस्य हैं। दिसंबर 2022 तक जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में 119 निर्वाचित सदस्य थे। भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये सुचित्रा कृपलानी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी। कितने साल तक? तो 5 साल तक। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला कि किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो गोवा में कितनी हैं? तो 40 हैं। उत्तराखंड में 70 हैं, मणिपुर में 60 हैं और उत्तर प्रदेश में 403 हैं। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद से हैं। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय भी होता है, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी यही है और गृह मंत्री भी यही हैं। भारत के पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री जो पहले मंदिर के पुजारी थे कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और ये किस एग्जाम पूछा है भाई? तो ये RRB ग्रुप D में पूछा है। अगला प्रश्न है कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब होता है कि विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, अर्थात विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करते हैं तो दिल्ली के उपराज्यपाल के तत्वाधान में। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन है। मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन नहीं है तो वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन नहीं है क्या? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों को वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा। संविधान का वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167। भारतीय जनता पार्टी संबंधित मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये नोगथोम्बम बीरेन सिंह हैं। और अगला प्रश्न कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध से है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371
कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है। कौन नहीं आता है? तो इसके अंतर्गत केरल नहीं आता है। दिल्ली विधानसभा विभाजित है कितने भागों में? तो 70 भागों में। अर्थात यहाँ विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं यहाँ पे। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में संघीय क्षेत्र कितना है? तो 6। वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर 7 हो गए हैं। जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय 6 था, लेकिन इस समय 7 हो गए। जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्य अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष होती है। हमको लग रहा है कि ये वर्तमान में शायद 8 हैं, अब पता नहीं, देखना पड़ेगा इसके लिए। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। तो जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था, हालांकि सब समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये मध्य प्रदेश करता है। राज्यसभा जम्मू कश्मीर विधानमंडल एवं राज्य विधान परिषदों में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष उपबंध प्रावधानित करता है कौन, किस राज्य के लिए? तो असम राज्य के लिए। भारत का वह राज्य जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है, तो ये गोवा है। भारत के 50वें मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये DY चंद्रचूड़ थे। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय गठन, शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो मिनर्वा मिल्स मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि भारत के संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर की गई है। मिनर्वा मिल्स में कहा गया था यह बात। और अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु कितनी है? तो ये 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? तो 65 वर्ष में रिटायर होते हैं। और ये प्रश्न देखिए, हमको लग रहा है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में ये प्रश्न कभी ना कहीं पूछा जरूर गया है। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं कि वह अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है, तो कौन सा आर्टिकल है? तो 124 है। याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकार या न्यायालय से स्थानांतरित करने का आदेश देता है कौन? तो ये उत्प्रेषण देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया था? तो जस्टिस TS ठाकुर ने। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों का उत्तरवर्तन में वकील हो। कितने सालों के लिए? तो कम से कम उसे 10 सालों के लिए वकील होना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति का पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वर्षों की सेवा आवश्यक है। कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए। वह संस्थान जिसके पास संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है, तो कौन सा है? ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास ये शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अभिप्राय उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जाता है। ये आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई है। अर्थात वर्तमान में यदि देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय में कुल 34 जज हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण जारी आदि की प्रकृति में रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के पास है और 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास है। उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री का अध्यक्ष कौन होता है? तो महासचिव जी होते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये दीपक मिश्रा थे। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो यदो धर्मस्थो जय है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विशेषता भारतीय न्यायपालिका संबंधित है, कौन सा है? तो न्यायिक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान परिषद से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय संचालित कहाँ किससे किया जाता? तो संसद भवन से किया जाता था। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई थे। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, अधिकार, क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो D.Y. चंद्रचूड़। चूंकि वर्तमान में बदल चुके हैं, ये D.Y. चंद्रचूड़ नहीं है, ये पुराना प्रश्न है। अस्थायी अवधि के लिए, अगला प्रश्न है अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख रूप से नियुक्त किया जा सकता है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ कौन थे? तो न्यायाधीश M. हिदायतुल्लाह थे। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरिक्त की जांच की जाती है किसके द्वारा? तो न्यायिक समीक्षा के जरिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था किस वर्ष में? तो 1937 में। भारत के संविधान का वह भाग जो नागरिकता से संबंधित है कौन सा? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान इसके तहत अधिनियमित कानून अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारतीय संविधान का वो भाग जो भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित कौन है? तो भाग 5 है। लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्ति को पेश किया जाना। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय क्या है? तो उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, तो कौन आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। न्यायिक सक्रियतावाद के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। परम दायित्व की अवधारणा को MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया था। भारत में जनहित याचिका की नींव रखी थी किसने? तो न्यायिक सक्रियता ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और पेंशन की निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संसद के पास है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ सबसे पहले कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो आर्थर सेलिसिंगर जूनियर ने इसे गढ़ा था। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय ने में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता अर्थात योग्यता क्या है? तो उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। तो इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक कौन है? तो ये न्यायपालिका है। बेस्ट बेकरी मामले के प्रमुख गवाह जाहिरा शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई। तो न्यायालय के समक्ष अपने बयान से बार बार मुकरने पर न्यायालय की अवमानना के लिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो हीरालाल जे किशुनदास कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे किशुनदास कानिया। भारत के प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश फातिमा बीबी के किस राज्य से संबंधित थी? तो ये केरल राज्य से संबंधित थे। जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले भी बेटियों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। तो किस संहिताकरण के? तो 1956 के। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कर सकती है, तो भारत की संसद। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कौन कर सकता है? तो भारत की संसद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे? तो यह आर्टिकल 141 है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया नहीं जा सकता है। PIL का पूरा नाम क्या होता है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है? तो आर्टिकल 124 है यह। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो जस्टिस V रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार वर्ष 1991 में लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये 1991 में लाया गया था। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय क्या है? तो ये उच्चतम न्यायालय है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं। सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो 140 है। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया था? तो आर्टिकल 142 1 के तहत। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय गठन और शक्तियाँ व क्षेत्राधिकार से है। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है कि जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। किसके अधीन? तो राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराई थी किस वर्ष में? तो 1880 में कराई थी। नवसृजित उच्च न्यायालय है किस राज्य में? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित कौन सा है? तो ये आर्टिकल 241 है। उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति उल्लेखित है किस आर्टिकल में? तो 226 में है। न्यायालयों के आदेशों को लंबित रहने की स्थिति में पशुधन सौंप दिए जाएंगे किसको? तो काजी हाउस को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो आर्टिकल 219 है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1966 में हुआ था। भारत के वे 3 शहर जहां उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी, तो सबसे पहले कलकत्ता, फिर बॉम्बे और उसके बाद मद्रास में हुआ था। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय किसे बनाया गया? तो अमरावती को बनाया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में है।
नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इस समय वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं। भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक नहीं कर सकते हैं तो जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है तो उच्च न्यायालय के सामने। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में आगरा से स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ? तो इलाहाबाद में किया गया था। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है किसके माध्यम से? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामलों को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तुत करेगा तो उच्च न्यायालय के समक्ष। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार स्थापित की गई थी कब? तो सन 1862 में। उच्च न्यायालय के पुष्टि प्राप्त करने के बाद मृत्युदंड दिया जा सकता है तो सत्र न्यायालय द्वारा। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किसके निषेध प्रकार की याचिका रिट जारी की जाती है जिसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात् ग्रहण करने से रोका जा सके उसके पास नहीं है। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत की संसद के पास है। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था तो सन 1869 में किया गया था यह। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। अर्थात 13 जिले कहाँ चले गए? तो ये उत्तराखंड राज्य में चले गए थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस न्यायाधीश से है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय से संबंधित है। वह राज्य जिसके उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना था, कौन सा राज्य था? तो मेघालय था। संविधान के किस आर्टिकल के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों और अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 227 के तहत। वह अनुच्छेद जो प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, तो कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 141 है। पूर्वोत्तर का वह 4 राज्य जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंध है तो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 25 है। सबसे अधिक बेंच किस उच्च न्यायालय में? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1861 में हुआ था। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है क्या? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट। उच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं क्या? तो परमादेश जारी करने की शक्ति है। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन नहीं है, क्या नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये कथन सही नहीं है। सही होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है तो क्या? तो परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कहाँ? तो उच्च न्यायालय में। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1955 में से लागू किया गया था। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वर्ष
किस वर्ष तक दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा था? तो 1971 तक। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1966 में। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हेमा कोहली थी। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले की गई थी कहाँ? तो मद्रास में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय इनके परामर्श से की जाती है? तो ये राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो 1991 में आया था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु अधिकृत किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में अधीनस्थ न्यायालय और प्राधिकरण से संबंधित करेंगे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो कोई डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। जी धन्यवाद।